वेलकम टू यूपीएससी 5 लेट्स डू इट टुगेदर। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन लॉक, वन ऑफ माय फेवरेट थिंकर, फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, सोशल कंट्रैक्चुअलिस्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे, एडवोकेट ऑफ नेचुरल राइट्स, नेगेटिव लिबर्टी के ओरिजिनेटर हैं। उसके बाद दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और जो लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, पॉलिटिकल सोवर्निटी का कंसेप्ट है, कैपिटलिस्ट के भी स्कॉलर थे। मतलब बहुत बहुत बढ़िया स्कॉलर थे। आज हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा किस किस ने वैक्सीन लगा ली है। दोस्तों जिन्होंने नहीं लगाई है प्लीज़ गो एंड डू सो बिफोर द थर्ड वेव। डेल्टा प्लस वायरस बहुत डेंजरस है, उससे पहले वैक्सीनेशन ज़रूर लगाइए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर, एंड एज यू नो आई स्टार्ट माई लेक्चर विद द कोटेशन। तो आज की कोटेशन है, पुश हार्डर देन येस्टरडे इफ़ यू वांट अ बेटर टुमारो। तो इसी के साथ हम और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आज हम जो जॉन लॉक का कवर करने वाले हैं दोस्तों, तो वो हम कहें लाइफ स्केच ऑफ जॉन लॉक। जानेंगे थोड़ी इंट्रोडक्शन, किस तरह से, क्या उस समय टाइम था, क्या स्पेस था जिसने उनको इम्पैक्ट डाला, जिसने उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग इस तरह से बनाई। हमने देखा हॉब्स जो थे बहुत पेसिमिस्टिक थिंकर थे, नेगेटिव व्यूज़ रखे हैं ह्यूमन नेचर के बारे में, लेकिन जॉन लॉक ऑप्टिमिस्टिक थिंकर, बहुत अच्छा बोला इंसान के बारे में। बोला है ह्यूमन बीइंग इज अ रैशनल बीइंग। यही तो क्लासिकल लिबरलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं देखिए जब हम लिबरलिज्म अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन जो ये उसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो जॉन लॉक के दिए हुए हैं, आज हम देखेंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग इज अ रैशनल बीइंग, ठीक है, इक्वल मॉरल वर्थ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, नेगेटिव लिबर्टी, मिनिमल स्टेट कंसेप्ट, स्टेट रोल इज जस्ट एज अ नाइट वॉचमैन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, प्रॉपर्टी पे जो या हमारी जो लिबर्टीज़ हैं, नेचुरल राइट्स हैं, जिसको 3 नेचुरल राइट्स बोली हैं लॉक ने, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, उसमें इंटरफेयर नहीं करना। तो ये चीज़ें लॉक ने बोली हैं। तो आज सब जानेंगे। पर्सपेक्टिव ऑफ जॉन लॉक एज अ थिंकर दोस्तों बहुत ज़रूरी है जानना। ह्यूमन नेचर पे व्यू क्या है, मैंने आपको बताया दोस्तों कि सोशल कंट्रैक्चुअल जो ट्रेडिशन है उसमें हम एक पैटर्न सेम रहेगा थिंकर्स का, कि दे स्टार्ट विद द व्यू ऑन ह्यूमन नेचर, देन द फॉलोड बाय द स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर में बता चुका हूँ, इज एन हाइपोथेटिकल कंडीशन, या कहा गया है हाइपोथेटिकल कंडीशन जो कि स्टेट या किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की एग्जिस्टेंस से पहले होती थी। तो एक हाइपोथेटिकल है। तो ये सोशल कंट्रैक्चुअल जो थिंकर है हमारे, जो हम मेनली पढ़ते हैं, हॉब्स, लॉक एंड रूसो, उन्होंने ये कंसेप्ट फॉरवर्ड रखा। सोशल कंट्रैक्ट, इन लोगों का देखिए जो सोशल कंट्रैक्चुअलिस्ट है ना, उनकी 2-3 चीज़ें कॉमन है दोस्तों। वो पहली चीज़ कहते हैं स्टेट नेचुरल नहीं है, स्टेट इज़ एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे हमने देखा प्लेटो और जो एरिस्टोटल थे, एंशियंट ग्रीक थिंकर्स, वो मानते थे कि स्टेट जो है भैया एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन लॉक कहते हैं यहाँ पे स्टेट इज़ एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। लोगों की कुछ मजबूरी थी स्टेट ऑफ नेचर में, कुछ लॉक हॉब्स कहते हैं जैसे कि स्टेट ऑफ वॉर था, माइट इज राइट था, लाइफ की गारंटी नहीं थी, तो लोग साथ में आए, उन्होंने अपने राइट्स को सरेंडर किया और कहा एक्सेप्ट वन राइट, दैट इज अ राइट टू लाइफ, और एक पावरफुल सोवरेन कॉमनवेल्थ लिवियाथन बना दिया वहाँ पे। तो इसी तरह हॉब्स ने जिस तरह से अपने कुछ मतलब जस्टिफिकेशंस दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, उस तरह लॉक की भी हैं। वो आज हम देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों फॉर्म किया, ये आज हम मेन कवर करेंगे इस लेक्चर में दोस्तों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फादर ऑफ क्लासिकलिज्म क्यों कहते हैं इनको, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो थ्योरी कवर करेंगे इनकी, और उसके बाद पॉलिटिकल, पर्सनल पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी, कंट्रीब्यूशन, क्रिटिकल एवेल्यूएशन, ये सब हम कवर करेंगे दोस्तों। तो अब जानते हैं जॉन लॉक जो थे, देखिए 1632 से 1704 तक इनका ड्यूरेशन रहता है, इनका ईरा रहता है जॉन लॉक का। बहुत माने हुए थिंकर थे। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोस्तों, यस यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं जो है मॉडल्ड है ऑन द व्यूज़ ऑफ द जॉन लॉक, ऑन द थॉट्स ऑफ द जॉन लॉक। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। देखिए अब जॉन, जैसे हमने जाना कि हॉब्स जो थे वो एक ऐसे ब्लड शेड वायलेंट रेवोल्यूशन के ड्यूरेशन में पैदा होते हैं, मार काट देखते हैं, अनार्की देखते हैं, और पेसिमिस्टिक व्यू पैदा करते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में। लेकिन जॉन लॉक जो है एक बहुत अच्छे एरा से बिलोंग करते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री के, और ये जो है ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1689 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है, जिसका मेन स्लोगन था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा अपने आप को रूल करने का, तब तक हम अपनी टैक्सेशन जो है, अपना टैक्स जो है वो पे नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे जो लॉक है वो एक पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं फ्रॉम द मोनार्कियल, एब्सोल्यूट मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो उस समय एग्जिस्ट करती थी ब्रिटेन में, टू द पैरामिलिट्री डेमोक्रेसी, काइंड ऑफ अ डेमोक्रेसी ओनली। पर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि कैसे एडवांस हुई ब्रिटिश की डेमोक्रेसी, बट इनिशियली इट वॉज अ पैरामिलिट्री डेमोक्रेसी।
तो जब ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन में लॉक देखते हैं कि कितना पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लोग अच्छे से बैठ के डिस्कस करके बात कर रहे हैं और पीसफुली जो है पावर ट्रांसफर हुई फ्रॉम मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट टू द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे लॉक कहते हैं कि भैया इंसान जो है पीस लविंग है, उसमें एक सोशल जो आप कहेंगे एलिमेंट है उसमें एग्जिस्ट करता है, रैशनल है, इंसान पीसफुली अपने मसलों को सॉल्व कर सकता है, प्यार से रह सकता है, साथ में को एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ से ग्लोरियस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ता है जॉन लॉक पे और वो एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक व्यू देते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में। देखिए लॉक जो थे वो बुर्जियास और कैपिटलिस्ट क्लास के भी स्कॉलर रहे हैं, क्योंकि ही एडवोकेट फॉर द एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी। ही सेड कि भैया आप राइट टू प्रॉपर्टी इतनी ऐसी राइट है, एक नेचुरल राइट है हमारी। इवन दो ही एडवोकेटेड 3 नेचुरल राइट्स, ये आपको याद होनी चाहिए, 3 नेचुरल राइट्स हैं जो मेन उन्होंने एडवोकेट की, दैट इज द लाइफ, लिबर्टी एंड द प्रॉपर्टी। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जिसको हम LLP करके याद रख लेते हैं दोस्तों। तो LLP के बारे में वो बात करते हैं और जिसमें से प्रॉपर्टी के बारे में वो सबसे ज़्यादा बात करते हैं। कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो ऐसा एक राइट है जिसको हमारी स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकती और छीन नहीं सकती, बिकॉज अगर प्रॉपर्टी होगी तभी हम अपनी लाइफ और लिबर्टी इंजॉय कर सकते हैं। वो कहते हैं कि राइट with right of life and the right of liberty without property is meaningless, is worthless, is useless, right? तो प्रॉपर्टी पे बहुत जोर दिया उन्होंने, इसलिए उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस समय, जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, वो इनिशियली तो मोनार्कियल एब्सोल्यूट को सपोर्ट करती थी अर्लियर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने जाना कि यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी की सेफ्टी भी हो सकती है और हमें एब्सोल्यूट राइट भी मिल सकता है प्रॉपर्टी का। तो देखिए लिबरल ट्रेडिशन जो है पॉलिटिकल थॉट्स के, उसके ओरिजिनेटर माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं। इनको थिंकर ऑफ कंसेंट, रेसिस्टेंस एंड टॉलरेशन, दोस्तों ये कहा जाता है जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक इज अ थिंकर ऑफ कंसेंट, रेसिस्टेंस एंड टॉलरेशन। सेकुलर स्टेट की बात करते हैं। देखिए क्लासिकल लिबरलिज्म का जो मेन आपके फाउंडेशन है वो ये है कि आपकी इक्वल वर्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, ग्रीड, प्लेस ऑफ रीजन, कहाँ पैदा हुए हैं, किसके बच्चे हैं, क्या है, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो है सेकुलर स्टेट की बात भी करते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली। तो यहाँ पे क्लासिकल लिबरलिज्म के फाउंडेशन फॉर्म करते हैं और एक सेकुलर बनते हैं यहाँ पे थिंकर। फर्दर हम देखेंगे जॉन लॉक जो है जस्टिफिकेशन देते हैं नेचुरल राइट्स की। मैंने बताया जिस तरह से हॉब्स जो थे वो नेचुरल राइट, सिर्फ एक ही नेचुरल राइट की बात करते थे, दैट इज अ राइट टू लाइफ, लेकिन लॉक जो है दोस्तों वो राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, 3 नेचुरल राइट्स की बात यहाँ पे करते हैं। और स्पेशली एंड स्पेसिफिकली देखिए एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी दोस्तों। तो अब बात करते हैं बुक्स की। इन्होंने बुक्स लिखी हैं, ऐसे बहुत सारी एसेस लिखी हैं एक्चुअल में। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें लिखनी है वो है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में दिया और थोड़ा बहुत स्टेट ऑफ नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया है। फिर ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये ऐसे है, एक्चुअल में ऐसे लिखते थे पहले। तो इसमें इन्होंने ह्यूमन नेचर को डिस्कस किया है कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग जो है वो रैशनल है, वो रैशनल है, पीस लविंग है, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस कर सकता है। वो अनलाइक हॉब्स जो कि बहुत नेगेटिव बोल चुके हैं कि इंसान सेल्फ सेंटर्ड है, ईगोइस्टिक है, क्वारलसम है, मटीरियलिस्टिक है, राइट। कितने व्यूज़ नहीं उन्होंने। तो लॉक की ये 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। फिर लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन ये भी है। ये 3 अलग अलग एसेज लिखे हैं इन्होंने अलग ईयर्स में, 1689 में, 90 में, 92 में, और सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन 1693 में। लेकिन हमें जो मेन इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं अपने आंसर राइटिंग में जब मेंस के आंसर लिखे हैं मैंने, तो उसमें मैं क्या करता था, साइड पे अपने आंसर में एक छोटी से बॉक्स बना देता था। मैं यहाँ लिख देता था कि दिस व्यू इज एक्सप्रेस्ड बाय जॉन लॉक इन हिज बुक, और यहाँ बुक का नाम। तो फिर यहाँ मैं अपने थॉट्स लिखता था यहाँ पे। तो इसलिए आई वॉज एबल टू स्कोर 400+ इन मेंस, राइट, एंड दैट टू ट्वाइस। तो अब इसलिए आप ये साइड पे एक छोटा सा बॉक्स बना के, बुक्स जो भी थिंकर है जिस बुक में उसने रिप्रेजेंट किया अपने व्यूज़, एक साइड पे बॉक्स बना के आप बता सकते हैं कि भैया हमें उसके बारे में पता है किस बुक में उसने रिप्रेजेंट किया अपने व्यूज़, और फिर यहाँ पे आप अपना साइड पे आंसर शीट में अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में दोस्तों इस बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
सबसे पहला पार्ट जो है, एक सर रॉबर्ट फिल्मर थे, इन्होंने जो है ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, मानते थे वो डिवाइन रूल है, किंग की राइट्स, जो किंग का रूल है वो डिवाइन रूल है, और उसके बाद डिवाइन राइट्स है रूल करने के लिए, और इट इज़ एस्टैब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ बाइबल, राइट, डिवाइन राइट है, मोनार्कियल रूल को बहुत सपोर्ट करते थे। तो इसको रिफ्यूट किया है जॉन लॉक ने अपनी पहली बुक, जो ट्रीटी है, जो गवर्नमेंट की जो बुक है इनकी, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसकी जो पहली ट्रीटी है, जो पहला पार्ट है एक्चुअल में, उसमें इन्होंने इसको रिफ्यूट किया कि ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट इज़ एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। और दूसरे पार्ट में उन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया है दोस्तों। तो इस तरह से ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर बात करते हैं दोस्तों पर्सपेक्टिव ऑफ जॉन लॉक। देखिए जॉन लॉक जो थे लिबरल ट्रेडिशन के फाउंडर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल थॉट्स में बहुत बहुत एडवांसमेंट है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इन्होंने एक तो पहले बेसिस रखे उसका कि ह्यूमन बीइंग इज अ रैशनल इक्वल मॉरल वर्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन नेगेटिव लिबर्टी, मिनिमल स्टेट रोल इज जस्ट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। और उसके अलावा दोस्तों सिविल सोसाइटी की बात की है। देखिए सिविल सोसाइटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लिबरल ट्रेडिशन। आप देखेंगे जो एक लिबरल नेशंस है, वेस्टर्न नेशंस है, जो बहुत एडवांस नेशन है, वहाँ सिविल सोसाइटीज़ जो है ना, देखिए सिविल सोसाइटीज़ उनको बहुत पावर्स हैं। सिविल सोसाइटी में आपके आगे मीडिया हाउस आ गया, स्कूल्स आ गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ गए, राइट, और जो आपके प्रेशर ग्रुप्स आ जाते हैं, एनजीओज आ जाते हैं, मतलब सिविल सोसाइटी जहाँ पे आप लोग इकट्ठे मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी का जो रोल है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे एक डेमोक्रेटिक लिबरल नेशन में, बिकॉज वहाँ पे ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, उस समय एक लिबरल ट्रेडिशन की फाउंडेशन रखते हैं। और आज के टाइम की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्टिमिस्टिक व्यू डेवलप किया ह्यूमन नेचर के बारे में। देखिए सिविल सोसाइटी के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की। पहले कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ सिविल सोसाइटी फॉर्म होगी और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट बनेगी। अभी हम देखने वाले हैं यूएस पॉलिटिकल जो आपका सिस्टम है इज बेस्ड ऑन द जॉन लॉक्स आइडिया दोस्तों। यस यस यस, देखिए कितने आइडियाज हैं। सेपरेशन ऑफ पावर की बात की अभी हम देखेंगे। तो स्कॉलर ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास थे, मैं बता चुका हूं, बिकॉज ही सपोर्ट द एब्सोल्यूट राइट टू द प्रॉपर्टी। फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म कहा जाता है। गवर्नमेंट इज अ ट्रस्ट एंड द पीपल आर ट्रस्टी। बहुत बड़ी बात है ये, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। थिंकर ऑफ कंसेंट, रेसिस्टेंस एंड टॉलरेशन, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कंसेंट की बात भी की कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट होगा, रेसिस्टेंट होगा अगर हमारी राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होगी, और टॉलरेशन होगा, एवरीबडी इज इक्वल एंड एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर राइट्स, ईच अदर लिबर्टी, ईच अदर लाइफ, ईच अदर प्रॉपर्टी, राइट। नेचुरल राइट्स रिस्पेक्ट करनी है हर एक की। ह्यूमन बीइंग को रैशनल माना है इन्होंने। देखिए अब सेपरेशन ऑफ पावर की ओरिजिनेशन जो है, ओरिजिन ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। आज भी फॉलो होता है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो हुआ है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हुआ है, हर जगह फॉलो होता है। देखिए आप ये एक चीज़ देखिए कि जब ब्रिटिश रूल था दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ, जब ब्रिटिश रूल था तो उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, ही वॉज हैविंग द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी पावर्स, ठीक है। ये तीनों पावर्स एक ही बंदे में वेस्टेड होती थी, राइट, इन द वन पर्सन। तो ये बंदा ही लॉ बनाता था, यही बंदा एग्जीक्यूट करता था, इंप्लीमेंट करता था, यही बंदा इंटरप्रेट करता था लॉ को कि वो सही है या गलत है। तो एक बंदे के पास जब पावर होगी तो इससे चेक एंड बैलेंस के जो प्रिंसिपल है हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम में होना चाहिए कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन पे चेक एंड बैलेंस रखना है, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। और यहाँ पे जो है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लॉ बना सकता है दोस्तों, क्योंकि ही इज़ द सोल अथॉरिटी। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है, जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आपने गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स अलग अलग बना दिए। इसका काम है भैया टू मेक लॉ, इसका काम है टू इम्प्लीमेंट लॉ, इसका काम है टू इंटरप्रेट लॉ, राइट। समझ रहे आप दोस्त। तो जब सेपरेशन ऑफ पावर कर दी, 3 अलग अलग आपने ऑर्गन्स बना दिए गवर्नमेंट के, तो इसके साथ आपका चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल हो गया। ये इस पे चेक रखेगा, ये इस पे चेक रखेगा, ये आपस में एक दूसरे पे चेक रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये बहुत एडवांस कंसेप्ट है, आज के कॉन्स्टिट्यूशन में एप्लीकेबल है। अगर एक बंदे में आप सारी पावर्स वेस्ट कर देंगे तो वो सारा अपने इंटरेस्ट पे बनाएगा, क्योंकि मैं ही जुडिशरी हूँ, मैं अपने आप को कैसे सजा दे सकता हूँ। और यही पॉइंट लॉक ने अपने स्टेट ऑफ नेचर में उठाया है दोस्तों, मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को। फिर थ्योरी ऑफ कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज़ जानना आपके। देखिए
आपने अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 देखा होगा, उसमें है राइट टू लाइफ आपको मिलती है, एक्सेप्ट आपकी लाइफ एक ही केस में जा सकती है, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। देखिए दो तरीके के हमारे जो है लॉ इंटरप्रिटेशन होते हैं, एक तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड सेकंड इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दो तरीके से हमारी लॉ की इंटरप्रिटेशन होती है दोस्तों। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है इंडिया में 1987 में मेनका गांधी केस में इंडिया में इंप्लीमेंट होता है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए दोस्तों कि इसमें फर्क क्या है, क्या फर्क है इन दोनों में, राइट। देखिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में दोस्तों ये होता है कि कोर्ट सिर्फ ये चेक करता है कि क्या आपने यहाँ पे दोस्तों डेट करेक्ट कर लीजिएगा 1978, राइट, गलत हो गया दोस्तों। तो हाँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में सिर्फ ये चीज़ चेक की जाती है कि क्या इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर मेंशन किया है वो फॉलो किया है या नहीं किया है, दैट्स इट। उस लॉ की क्या इंप्लीकेशंस होगी, क्या वो लोगों के लिए सही होगा, क्या लोगों के लिए गलत होगा, क्या नुकसान होगा लोगों का, कुछ नहीं देखा जाएगा, सिर्फ देखा जाएगा कि ये लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। अंडर आर्टिकल 368 वी हैव अ पावर टू अमेंड, राइट। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता होगा 368 में पावर टू अमेंड होती है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके कल को बोल दिया, कोई भी XYZ लॉ बना दिया विच इज़ नॉट गुड फॉर द पीपल, तो उसको हम उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकती जुडिशरी, अगर वो सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग चलेगी, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरी तरह से फॉलो हुआ है दोस्तों। लेकिन मेनका गांधी केस में 1978 में देखा गया कि हमें यह भी देखना चाहिए भैया कि इस लॉ की इंप्लीकेशंस क्या होंगी, क्या इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल या ये लोगों को नुकसान करेगा। आप आर्बिट्री कोई लॉ नहीं बना सकते कि भैया हम आज अब मेजोरिटी में हो तो आप कोई भी ऐसा लॉ बना दे कि आप लोगों को मार दे, इमरजेंसी लगा दे, लोगों को जेल में डाल दे किसी भी बेसिस पे, उसके ड्यू प्रोसेस चेक किया जाएगा। आज के टाइम पे हमारी स्टेट में ये एप्लीकेबल है ये प्रोसेस, लेकिन यूएस में तब से था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और इसके ओरिजिनेटर कौन है दोस्तों? जॉन लॉक। बहुत जरूरी है जाना। थ्योरी ऑफ टॉलरेशन, मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी का कंसेप्ट इन्होंने दिया। बिलोंग्स टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन, बिल्कुल यूटिलिटेरियन थे, ये भी जानते थे प्लेजर एंड पेन के बेसिस पे कि लोगों के लिए सही क्या गलत क्या है। और फिर इनका ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर भी बिलीव करते हैं। देखिए यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट हम अलग से पढ़ेंगे जब हम जेएस मिल पढ़ेंगे, फिर बैंथम भी पढ़ेंगे उसमें। लेकिन इसमें देखिए दो फीचर्स होते हैं। पहला तो ये कि इसमें देखा जाता है कि दो पैरामीटर्स में लॉ को जज किया जाता है, प्लेजर एंड द पेन। अगर ये लोगों को प्लेजर दे रहा है तो ये अच्छा है, अगर ये पेन दे रहा है तो गलत है। लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर भी देखी जाती है कि अगर ज़्यादा लोगों को खुशी मिल रही है इस लॉ से तो ये लॉ सही है दोस्तों। तो ये यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी है, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। ह्यूमन नेचर की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हॉब्स जो थे ना, हॉब्स कहते थे इंसान तीन चीज़ों से ड्राइव होता है, ठीक है। एक हो गया पैशन, एक हो गया डिज़ायर, एक हो गया इमोशन, राइट। इन तीन चीज़ों से ह्यूमन ड्राइव होता है। और वो ह्यूमन हमेशा जो उसको अच्छा लगता है उसको वो गुड बोलता है। ऑल मैन आर रफली इक्वल। और वो पावर की तरफ जाते हैं तो आपस में स्ट्रगल होती है। देयर इज अ वॉर ऑफ वॉर अगेंस्ट ऑल। तो माइट इज राइट का रूलर है, जिसका पावर होती है वो तब तक अपनी चीज़ को संभाल पाता है। लेकिन लॉक का यहाँ अलग व्यूज़ हैं। लॉक कहता है देखिए इंसान के पास दोनों बैलेंस्ड वे में प्रेजेंट है, एक तो पैशन, एक रीज़न। तो प्राइमरी ह्यूमन बीइंग इज अ रैशनल बीइंग बिकॉज उसका रीजन प्रेजेंट, लेकिन बैलेंस फॉर्म में पैशन भी है उसके अंदर, लेकिन रीजन भी है। दोनों बैलेंस्ड क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो जब दोनों बैलेंस फॉर्म में है दोस्तों, तो ये जो रीजन है ना इंसान का रीजन, ये इंसान को गाइड करता है टू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर जिसको हम नेचुरल लॉ भी बोलते हैं। अब नेचुरल लॉ क्या होता है? नेचुरल लॉ होता है रूल ऑफ मोरालिटी। ये आपको सही आपके देखिए वो लॉ का मानना था कि इंसान जब पैदा होता है उसमें रीज़न होता है, वो उसमें वो मोरालिटी का कंसेप्ट प्रेजेंट होता है, उसको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे किसी को मारना गलत है तो यूनिवर्सल गलत है ये, राइट। आप किसी को नहीं मार सकते। तो वो इंसान का जो रीज़न है उसको वो गाइड करता है, उसको बताता है कि भाई आपको लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करना है। लॉ ऑफ नेचर हमें लॉ ऑफ नेचर इज़ अ रूल ऑफ मोरालिटी, और ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। वो चीज़ इंसान को समझाती है। ये आप कहते हैं कि लॉक का मानना था कि जो ये जो है ना इंस्टिंक्ट है मैन के अंदर, सोशल इंस्टिंक्ट हो गई, ये इनहेरिट होती है, ये पैदा होते ही हमारे अंदर होती है। और इंसान को ये बताती है कि किस तरह से उसको लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करना है। और लॉ ऑफ नेचर हमारी तीन चीज़ें दोस्तों इंश्योर करता है, ठीक है। क्या तीन चीज़ें इंश्योर करता है?
सबसे पहली चीज़ इंश्योर करता है कि वो रिफ्रेन करता है एक इंसान को फ्रॉम इन्वेडिंग ईच अदर राइट्स। ठीक है, ईच अदर्स राइट्स मतलब ये आपको रोकता है कि आपने दूसरे के राइट को, आपके दूसरे के राइट में इन्वेट नहीं करना, उसकी जो राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी है उसमें जाके घुसना नहीं है, उसको तंग नहीं करना है। और दूसरा चीज़ इंश्योर करता है कि इंसान को जो नेचुरल राइट्स हैं वो मिले। और नेचुरल राइट्स कौन सी बोली उसने? LLP। पहली चीज़ क्या बोली कि रिफ्रेन करता है इंसान को कि दूसरों की राइट्स में इन्वेट ना करे। और दूसरी चीज़ लॉ ऑफ नेचर इंश्योर करता है कि इंसान की जो नेचुरल राइट्स हैं, ठीक है, नेचुरल राइट्स हैं जो इंसान की, वो जो हैं वो उसके पास नहीं। कौन सी? LLP, राइट। कौन सी आ गई? लिबर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और तीसरी चीज़ वो करता है, पनिश करता है किसको? ब्रीचर ऑफ नेचुरल लॉ। जो नेचुरल लॉ को ब्रीच करेगा उसको वो पनिश करेगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन उनका मानना है कि जो इंसान है उसमें, मैं फिर से एक बार शॉर्टली इसको क्विकली रिवाइज करवाता हूँ। मानना है कि रीज़न इंसान के अंदर है, वो उसको गाइड करता है कि वो हार्म ना करे दूसरे की लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ या प्रॉपर्टी। रिफ्रेन करता है इंसान को दूसरों की राइट्स में इन्वेट करने के लिए। रीज़न इंसान को गाइड करता है लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करने के लिए। और वो उसके जो नेचुरल राइट्स हैं उसको वो मेंटेन करता है, उसको बताता है कि उसको वो राइट्स मिलने चाहिए। और जो ब्रीचर है उसको क्या करता है? पनिश करता है, राइट। लेकिन हॉब्स का कुछ और मानना था, वो हम देख चुके हैं। और दूसरा रीजन और पैशन जो है वो बैलेंस फॉर्म में, देखिए बैलेंस फॉर्म में इंसान के अंदर प्रेजेंट है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन से सीखा उन्होंने कि मैन जो है बेसिकली डिसेंट है, ऑर्डरली है, सोशल माइंडेड है, क्वाइट कैपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्फ। पीसफुल ट्रांसमिशन होती है, प्यार से लोग मिलते हैं, बात करते हैं, रिसॉल्व करते हैं इशू को। तो इसलिए लॉक का मानना था इंसान डिसेंट है, ऑर्डरली है, सोशल माइंडेड है, क्वाइट कैपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्फ, नॉट पीस, सी मैन एसेंशियली पीसफुल, नॉट क्वारलसम लाइक हॉब्स। यार हॉब्स ने बोला, इतना नेगेटिव व्यू दिया, सेल्फ सेंटर, इगोइस्टिक, मटेरियलिस्टिक, पता नहीं क्वारलसम, ईगो सेंट्रिक, पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसने। तो लेकिन वैसा नहीं है। लॉक कहते हैं इंसान अच्छा है, पीस लविंग है, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस में बिलीव कर सकता है, डिसेंटली है, ऑर्डरली है, सोशल माइंडेड है, क्वाइट कैपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्फ, राइट। तो मैन आर बाय नेचर अ सोशल बीइंग। और उसकी जो सोशल बीन है वो उसके अंदर नेचर, उसके अंदर वो आप देखिए, मैंने बताया ना, वो कहते हैं कि इनेट है उसके अंदर, इम्पेल्ड बाय द इनेट नेचर टू ट्रीट ह्यूमैनिटी। उसके अंदर वो बाय बर्थ है, वो सोशल एक्सटेंट जो है वो बाय बर्थ है उसके अंदर, वो नेचुरली उसके अंदर इनहेरिट होती है कि उसको सोशल इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है एंड ट्रीट ह्यूमैनिटी, दूसरों के राइट्स को रिस्पेक्ट करना है और ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है ना। जबकि हमने देखा कि हॉब्स की जो स्टेट ऑफ नेचर थी उसमें तो इंसान सिर्फ सिक्योरिटी डिलेमा में ही घूम रहा था कि भाई मेरी लाइफ बचेगी नहीं बचेगी। लेकिन यहाँ पे इतना पीसफुल है, इतना कुछ अच्छा है, लोग प्यार से रह रहे हैं, एक दूसरे के राइट रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर अगर इतना अच्छा था सब कुछ, इतना ही लॉक कहते हैं ब्यूटीफुल थी स्टेट ऑफ नेचर, तो फिर इंसान ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, राइट। उससे पहले मैं आपको स्टेट ऑफ नेचर के बारे में फटाफट बताता हूँ। इसकी ह्यूमन नेचर देख लिया, पॉजिटिव, रैशनल, पैशन भी है, दोनों इक्वली है, बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट है, डिसेंट है, ऑर्डरली है, सोशल माइंडेड है, पीस लविंग है, को एग्जिस्टेंस हो सकती है, कैपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्फ, इनेट नेचर है उसकी, सोशल इंस्टिंक्ट है उसके अंदर, पैदा होते ही इनहेरिट है ये चीज़ें कि रिस्पेक्ट करनी है लॉ ऑफ नेचर की। लॉ ऑफ नेचर में 3 चीज़ें हेल्प करता है, एक तो दूसरों के राइट्स में इन्फ्लुएंस करने से हेल्प करता है, हमारी नेचुरल राइट्स को हमें बचाता है, और तीसरा उसको पनिश करता है जो ब्रीचर है नेचुरल राइट का, ठीक है। अब स्टेट ऑफ नेचर की बात करेंगे। स्टेट ऑफ नेचर जो है स्टेट ऑफ पीस है, गुडविल है, म्यूचुअल एक्सटेंस है, बहुत अच्छी है स्टेट ऑफ नेचर। आपने तो समझ लिया होगा, ये ऑप्टिमिस्टिक थिंकर है, कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर जो थी स्टेट ऑफ पीस थी, गुडविल थी, म्यूचुअल एक्सटेंस थी। यहाँ पे एक लाइन वो टॉन्ट मारते हुए बोलते हैं हॉब्स की, स्टेट ऑफ नेचर वॉज नॉट द स्टेट ऑफ लाइसेंस टू किल एनीवन, इट वॉज द स्टेट ऑफ लिबर्टी। एग्जिस्टेंस मतलब को एग्जिस्टेंस थी, लिबर्टी थी, इंसान अपनी इंजॉय कर रहा था नेचुरल राइट्स को, पीसफुल को एग्जिस्टेंस थी। और हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर कैसी थी? स्टेट ऑफ वॉर थी। और जो लॉक की स्टेट ऑफ नेचर की बात करेंगे तो स्टेट ऑफ पीस थी। हॉब्सियन मैन जो था वो एंटी सोशल था, लेकिन लॉकियन मैन जो है ऑलरेडी लिविंग इन द सोसाइटी, राइट। तो देखिए एक चीज़ आप समझेंगे यहाँ पे, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, स्टेट ऑफ नेचर, अगर मैं स्टेट ऑफ नेचर की बात करूं हॉब्स की, तो हॉब्स की जो थी स्टेट ऑफ नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल। हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर वॉज प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल, बिकॉज ना कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, ना सोशल सोसाइटल सिविल सोसाइटी थी, ना कोई सोसाइटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, राइट। कुछ था ही नहीं, सोशली भी को एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था मैन।
तो इट वाज अ स्टेट ऑफ नेचर वाज अ प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल। कोई पॉलिटिकल या सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले जो स्टेट ऑफ नेचर थी वैसी थी इंसान की स्टेट ऑफ नेचर, हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर या इंसान की सिचुएशन इन हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ लॉक की, तो लॉक की स्टेट ऑफ नेचर कैसी है? सिर्फ प्री पॉलिटिकल। कैसी है दोस्तों? सिर्फ प्री पॉलिटिकल, बिकॉज सोशल तो वो ऑलरेडी है इंसान, स्टेट ऑफ नेचर में तो सोशल है, सिर्फ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है, राइट। तो ह्यूमन, आगे देखिए हॉब्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर जो है स्टेट ऑफ नेचर है वो एक सिविल वॉर जो ब्रिटेन में हुई, मैंने बताया उस समय वो रेवोल्यूशन, ब्लडशेड देखते हैं, वॉयलेंट रेवोल्यूशन देखते हैं, सिविल वॉर चल रही होती है, प्रोटेस्टेंट वर्सेस द कैथोलिक। तो वो वॉर काफ़ी नार्किस्ट सिचुएशन फॉर्म कर देती है ब्रिटेन में, ब्रिटिश में। तो वो उस समय हॉब्स जो है उसके इसलिए पेसिमिस्टिक व्यू देते हैं ह्यूमन नेचर का। लेकिन जो हॉब्स की डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है उस पर इन्फ्लुएंस्ड है और बड़े पॉजिटिव व्यूज़ दिए इन्होंने तभी। सिंस मैन हैज़ अ रीजन एंड रीजन टीचेस द मैन not to harm other people, other person, it was possible for man to live in the state of peace in a state of nature as per the Locke. Locke कहता है इंसान के पास रीज़न है, रीज़न उसको बताता है कि दूसरों को हार्म नहीं करना है और इसलिए पॉसिबल है इंसान के लिए स्टेट ऑफ पीस में रहना इन स्टेट ऑफ नेचर एज पर द लॉक, ठीक है। और आगे देखिए हॉब्स कहते हैं कि मैन हैज़ नेचुरल राइट बट इट इज़ बेटर कॉलिंग दिस राइट एज द पावर। मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं कि इंसान जो है कॉन्टिन्यूस डिज़ायर करता है पावर के लिए, जब पावर उसको मिलती है तभी वो अपने नेचुरल राइट को बचा पाता है और जब वो नेचुरल राइट तभी तक बचा सकता है जब तक उसका पावर है, और दूसरा जो है वो कॉन्टिन्यूसली उसकी पावर नीचे गिराने में लगा रहेगा, तो इसलिए स्टेट ऑफ वॉर रहेगी। और इंसान जो है कॉन्टिन्यू डिज़ायर फॉर द पावर, और ये डिज़ायर कब खत्म होती है? जब वो मरता है इंसान। तो इसलिए जो है इंसान के पास तब पावर जो होगा वही सिर्फ नेचुरल राइट्स इंजॉय कर पाएगा, राइट। और वहाँ पर जो नेचुरल राइट है सिर्फ एक ही लॉक कहते हैं, वो कौन सी? राइट टू लाइफ। तो स्टेट ऑफ नेचर जो लॉक है वो ऑलरेडी सोशल एंड हैंड मैन इज एबल टू एंजॉय द राइट्स। प्री पॉलिटिकल है सिर्फ स्टेट ऑफ नेचर लॉक का, सोशल ऑलरेडी बन चुके हैं वहाँ पे लोग, राइट। समझे आप इस बात को? अकॉर्डिंग टू लॉक नेचुरल लॉ जो है रीजन अलाउ मैन टू एंजॉय राइट। रीजन जो है इंसान में, रैशनल एनिमल है इंसान, इसमें रैशनैलिटी एग्जिस्ट करती है। रीजन इन मैन टीचेस मैन नॉट टू हार्म अदर, दस इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन हैड नेचुरल राइट्स एंड इट वॉज पॉसिबल फॉर द मैन टू एंजॉय राइट बिकॉज ऑफ द नेचुरल राइट्स, राइट। नेचुरल लॉ दोस्तों, यहाँ पे लॉ आएगा। नेचुरल लॉ इंश्योर करता है, जो नेचुरल लॉ है वो इंश्योर करता है कि इंसान जो है स्टेट ऑफ नेचर में अपने नेचुरल राइट्स को इंजॉय करे, वो इंश्योर करता है, राइट। और वो कैसे इंश्योर करता है? इंसान का जो रीज़न है वो उसमें इनहेरिट है, वो उसको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें नेचुरल लॉ को फॉलो करना है। नेचुरल लॉ 3 चीज़ें करता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन आता है, अगर इतना सब कुछ अच्छा था दोस्तों तो कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, लेकिन अब यहाँ पे मैं बताता हूँ क्यों ज़रूरत पड़ी। इंसान में रीज़न भी है, पैशन भी है। मैंने आपको बताया जो लॉक का मैन है उसमें पैशन भी है बैलेंस फॉर्म में और रीज़न भी है, राइट। दोनों इक्वली बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान की गुडविल नेचर है, इंसान का जो रीज़न है वो उसको डोमिनेट करेगा और इसमें वही एग्जिस्ट करेगा और वो उसको समझाएगा क्या सही क्या गलत है। लेकिन 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 मैन में रीज़न है, मैन में पैशन भी है, लेकिन मैन का पैशन भी कभी उसको ओवर पावर कर सकता है रीज़न को, राइट। और जब जिस दिन वो ऐसा होगा उस दिन स्टेट ऑफ नेचर पीसफुल नहीं रहेगी। देखिए, लॉक ये नहीं कह रहे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है, वो पहले ही प्रिवेंट कर रहे हैं कुछ गलत होने से पहले, राइट। वो कह रहे हैं कि इंसान के पास रीज़न तो है, इंसान का पैशन भी है, लेकिन इंसान का पैशन जो है वो उसको ओवरराइड कर सकता है। और ऐसा हो सकता है कि वो पैशन के अकॉर्डिंगली सोचने लग जाए। अगर वो ऐसा करेगा, किस्म की हॉब्स वाली स्टेट ऑफ नेचर नहीं बन गई। हॉब्स क्या कहता है? पैशन से इंसान ड्राइव होता है। और अगर ऐसा होगा तो पीसफुल जो है वो नहीं रहेगी स्टेट ऑफ नेचर। तो इसलिए तो वी कैनॉट लिव थिंग्स ऑन द गुडविल ऑफ अ मैन। इंसान की अच्छाई पे चीज़ें नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि गुडविल विल कंटिन्यू टू प्रिवेल। फ्यूचर में जो है पैशन जो है उसको, इंसान आहिस्ता आहिस्ता करप्ट हो रहा है, तो इंसान जो है उसका रीज़न जो है वो कम हो जाए, पैशन उसको ओवर पावर कर दे, और जब वो पैशन की तरह सोचने लगेगा तो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। हैंस इट विल बी बेटर इफ देयर इज सम एजेंसी व्हिच कैन इंश्योर दैट पीपल डू नॉट डिस्ट्रॉय द गुडविल। तो एक कॉमन अथॉरिटी होनी चाहिए दोस्तों। और स्टेट ऑफ नेचर में बस एक ही प्रॉब्लम है कि देयर वाज नो कॉमन अथॉरिटी। बाकी सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहाँ पे क्या है? कॉमन अथॉरिटी नहीं है जो मेक लॉ कर सके, एग्जीक्यूट कर सके या इंटरप्रेट कर सके लॉ को। ऐसी कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं एग्जिस्ट करती स्टेट ऑफ नेचर में। तो इसलिए लोग साथ में आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट किए, यस 2 कॉन्ट्रैक्ट किए।
लॉ हॉब्स में हमने देखा कि एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें से सॉवरेन बन जाता है, लेकिन यहाँ पे लॉ कहते हैं वो दो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से सिविल सोसाइटी बनाते हैं, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट से गवर्नमेंट फॉर्म होती है। अभी हम जानेंगे उसको डिटेल में। लेकिन यहाँ स्टेट ऑफ नेचर जो इतनी पीसफुल, इतनी अच्छी थी, उसमें लेकिन कॉमन अथॉरिटी नहीं थी। जो लोग थे वो खुद ही कॉमन अथॉरिटी थे, वो खुद ही सब कुछ, एक ही बंदे में सारी पावर वेस्टेड थी। वो खुद ही डिसाइड करता था कि वो क्या क्या लॉ बनाएगा, वो खुद ही इम्प्लीमेंट करता था, खुद ही उसको इंटरप्रेट करता था। तो कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं थी जो इंसान की गुडविल जो है अगर वो करप्ट हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए इंसान ने सिर्फ इसी रीजन से इंसान ने जो है साथ आके सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। देखिए, ईच पर्सन वाज द लॉ मेकर, एग्जीक्यूटिव एंड द जज। जैसे मैंने बताया ब्रिटिश के टाइम पे भी ऐसा ही होता था। इट गोज अगेंस्ट द रीजन, राइट। अगर देखिए, अगर वो अपने केस में खुद ही जज होगा तो वो कैसे सजा दे देगा अपने आप को, मुझे बताओ। इतना महान कोई नहीं होता, राइट। पर्सन हु किल्ड हिज ब्रदर विल नॉट डिक्लेयर हिम गिल्टी, ही विल ऑल्सो बी इनकन्वीनियंट दैट द लॉ वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और अब वो अपने आप को कैसे गिल्टी कर दे, अगर उसने मारा, वो जस्टिफिकेशन देगा, भी उसने मुझे ये किया, उसने मेरी ये चीज़ छीन ली, ऐसा किया वैसा किया, राइट। तो सिंगल पर्सन में सारी पावर्स जो है वेस्टेड नहीं हो सकती। इंसान की गुडविल से चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि गुडविल विल कंटिन्यू टू प्रिवेल। उस चीज़ को रोकने के लिए कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं थी, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कॉमन अथॉरिटी बनाई गई। 3 ऑर्गन्स बनाए जाएंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जिसमें एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूटिव क्लास आएगी, फिर लेजिस्लेचर आएंगे, फिर जुडिशरी आएगी। तो इस तरह से हमारी सेपरेशन ऑफ पावर भी होगी और एक कॉमन अथॉरिटी स्टैब्लिश होगी जो सही और गलत का डिसाइड करेगी और जो लॉ बनाएगी और जो इम्प्लीमेंट भी करेगी। समझे, देयर वाज नो कॉमन अथॉरिटी इन सिंपल वर्ड। तो इसीलिए जो लॉ बना सके, इंटरप्रेट कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, इसी रीजन से आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। अब देखिए, हॉब्स के बाद हम देखा कि एक ही हॉब्स में एक ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सोसाइटी एज वेल एज स्टेट फॉर्म हो जाती है। लेकिन लॉक्स के 2 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट में जो है सिविल सोसाइटी फॉर्म होती है। मैं अभी आपको थोड़ी देर बता, सिविल सोसाइटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ लिबरल ट्रेडिशन, राइट। जो लिबरल पॉलिटिकल थॉट्स हैं उसके सबसे इंपॉर्टेंट है। जहाँ आपको अगर देखना है कितनी अच्छी है, कितनी लिबरल एक सोसाइटी है, वहाँ पे सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, कितनी फ्रीडम है, कितने रोल्स हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल सिविल सोसाइटी प्ले करती है, ये देखिए तो आपको पता चलेगा वो सोसाइटी कितनी लिबरल है। और वेस्टर्न नेशंस में देखें, सिविल सोसाइटी प्लेज एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। तो इसमें यहाँ पे एक बात की है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट फीचर रखा है लिबरल ट्रेडिशन का। वो कहते हैं कि 2 कॉन्ट्रैक्ट होंगे। पहले कॉन्ट्रैक्ट में लोग क्या करेंगे, सिविल सोसाइटी बनाएंगे। सिविल सोसाइटी मींस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, स्कूल्स ओपन अप करेंगे, मीडिया हाउसेस बनेंगे, अदर इंस्टीट्यूशंस बनेंगे जो हमारी डे टू डे फंक्शनिंग में हमें हेल्प करेंगे, हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे इंटरेस्ट को अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो पहले इंस्टीट्यूशन में एक सिविल सोसाइटीज़ बनेंगी। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट होगी। पहले सिविल सोसाइटी बन के लोगों को अवेयर किया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा, लोगों को अच्छे से समझाया जाएगा। तो उसके बाद दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों गवर्नमेंट बनेगी। कंपैरिजन करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। देखिए यहाँ पे वो कहते हैं पैशन जो है वो ग्रेटर देन रीजन है इंसान में, लेकिन ये कहते हैं दोनों बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट है। स्टेट ऑफ वॉर है, माइट इज राइट है, जंगल रूल है, लेकिन ये कहते हैं पीसफुल है, म्यूचुअल एग्जिस्टेंट है, गुडविल है। स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। स्टेट ऑफ नेचर में कोई राइट्स नहीं थे, कोई सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं कि नेचुरल राइट्स इंसान स्टेट ऑफ नेचर में भी इंजॉय कर रहा था और वहाँ पे स्ट्रगल ऑफ पावर थी, माइट इज राइट था। तो इसलिए कोई राइट्स नहीं थे इंसान को, और इंसान को अगर राइट्स इंजॉय करने हैं तो उसको स्टेट को फॉर्म करना पड़ेगा, कॉमनवेल्थ फॉर्म करना पड़ेगा, द पावरफुल सोवरेन फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनफ रीजन, जो था इंसान का रीजन जो था, उसने इंसान को बताया था कि क्या सही है क्या गलत है, उसी कारण वो नेचुरल लॉ को फॉलो करता था। तो इसलिए वहाँ पे जो था पीसफुल को एग्जिस्टेंस थी इंसान की। यहाँ पे कहते नहीं, वहाँ पॉजिटिव लॉ को फॉलो करता था। यहाँ प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल जो है सोशल स्टेट ऑफ नेचर रही है। यहाँ पे हॉब्स की मिलता है मतलब कि यहाँ पे ना कोई सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन थी ना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी ये, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्री पॉलिटिकल था, बिकॉज वहाँ सोशल को एग्जिस्टेंस लोगों की थी। दोस्तों बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। पहले एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या निकलता है दोस्तों, सिविल सोसाइटी। पहले मैंने आपको बताया, और सिविल सोसाइटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन लिबरल डिस्कोर्स। इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और फैमिली जो है वो सिविल सोसाइटी के अंदर आते हैं, उनको सिविल सोसाइटी के अंदर कंसीडर किया जाता है। अगर आपको लिबरल कंट्रीज में देखेंगे तो सिविल सोसाइटी इंजॉयज अ लॉट ऑफ राइट्स एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन टोटलिटेरियन जो हम बात करेंगे सोसाइटीज़ की, तो वहाँ सिविल सोसाइटी एब्सेंट होती है, कोई रोल नहीं प्ले कर पाती, गवर्नमेंट से प्रेशर नहीं डाल पाती हैं। इन स्टेट ऑफ नेचर मैन हैज़ अ राइट एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट दे हैव गिवन द फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन टू ईच अदर राइट्स। तो इंसान के पास तो राइट्स है, लेकिन वो फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन पहले कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिलती है इंसान को, और पहले कॉन्ट्रैक्ट से वो क्या करता है,
एक दूसरे की राइट्स की जो है वो फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन करता है कि मेरे राइट्स ये हैं तो तुम्हारे राइट्स भी ये हैं, हम एक दूसरे के राइट को रिकॉग्नाइज करते हैं और लेट्स फॉर्म द सिविल सोसाइटी। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट फॉर्म होती है। गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि 3 अथॉरिटीज़ बनाई जाती हैं, जो लॉ बनाएगी, जो एग्जीक्यूट करेगी और एजुडिकेट करेगी लॉ को। 3 ऑर्गन्स बनाई जाती है और ये क्या होंगे? कॉमन अथॉरिटी। मैंने बताया एक सिंपल वर्ड में कोई मुझसे पूछे कि स्टेट ऑफ नेचर जो है लॉक ने कहा कितनी अच्छी है, उसके बाद भी हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? बिकॉज देयर वाज नो कॉमन अथॉरिटी। तो कॉमन अथॉरिटी बनाई जाती है, राइट। कॉमन अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट बनाई जाती है, एंड द गवर्नमेंट विद द 3 ब्रांचेस, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। राइट टू मेक लॉ, राइट टू एग्जीक्यूट लॉ एंड राइट टू एजुडिकेट लॉ। लॉ प्रोसेस जो है सेपरेशन ऑफ पावर, देखिए यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। वो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर में देयर वाज नो सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन जब कॉमन अथॉरिटी बनेगी तो हमारे पास भैया सेपरेशन ऑफ पावर होगी। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। इंस्टा पे फॉलो करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और वैक्सीनेशन ज़रूर लगाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों।